Good afternoon, students. I am Himlata Yadav, your teacher, and I am taking the lecture chapter 3 of biotechnology. So enzymes and classification and modification. So enzyme की classification and mode of action क्या होता है? Enzyme biocatalyst होती हैं. They catalyze the biochemical reaction both in vivo as well in vitro. तो सेल के अंदर भी enzymes catalyze करती हैं रिएक्शन को. सेल के बाहर टेस्ट ट्यूब में भी अगर हम कोई रिएक्शन कराते हैं ऑर्गेनिज्म का, तो वो भी एंजाइम कैटलाइज करती है. तो ये कैटलिस्टिंग है एक तरह से, बट ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है. And they enhance the rate of reaction tremendously without being changed. All the enzymes are proteins with the exception of some small groups of catalytic RNA molecule का ribozymes. ज्यादातर जो enzymes होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, बट कुछ को छोड़कर, क्योंकि कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एंजाइम की तरह काम करते हैं, और उन आरएनए मॉलिक्यूल्स को, कैटलिटिक आरएनए मॉलिक्यूल्स को राइबोजाइम्स कहते हैं. तो आरओ राइबो वर्ड आया है राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए से, और जाइम वर्ड आया है एंजाइम से. तो दोनों मिक्स्ड होके बन गए राइबोजाइम्स. लाइक प्रोटीन्स, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एंजाइम रेंजेस फ्रॉम 2000 टू मोर देन 1 मिलियन डाल्टन. प्रोटीन की तरह एंजाइम का भी जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 2000 से लेकर 1 मिलियन डाल्टन तक हो सकता है. And it may affect depending on the conformation structure as well as denaturation. और एंजाइम की एक्टिविटी उसके कॉन्फर्मेशन पे भी डिपेंड करती है और उसके डीनेचुरेशन पे भी. There are many enzymes which require cofactor for their catalytic activity. The cofactor may be a complex organic molecule called coenzyme, or it may be a metal ion such as iron, manganese, जिंक, मैग्नीशियम. सो कोफैक्टर्स कुछ ऐसे मेटल आयंस होते हैं, जैसे यहाँ आपने देखा Zn2+, Mg2+, Mn2+ और Fe2+. ये इनके बिना ऑर्गेनिक और या फिर कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो सकते हैं जिनके बिना एंजाइम कोई काम नहीं कर सकती. एक एंजाइम प्लस इट्स कोफैक्टर मिलाकर होलो एंजाइम बोला जाता है, क्योंकि वो कंप्लीट एंजाइम बनती है. इन सच केसेस द प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ द कोफैक्टर इज कॉल्ड एपोएंजाइम. जो प्रोटीन का कंपोनेंट होता है कंप्लीट एंजाइम में, उसे एपोएंजाइम कहते हैं, और बाकी ग्रुप को कोफैक्टर कहते हैं. तो एंजाइम्स का इंट्रोडक्शन आपको हो गया. मोड ऑफ एक्शन, एंजाइम काम कैसे करती हैं? एंजाइम काम करती हैं अपने एक्टिव साइट की वजह से. उनके पास एक 3 डायमेंशनल पॉकेट होता है जिसके अंदर अगर सबस्ट्रेट फिट हो जाए तो वो उसको प्रोडक्ट में चेंज करती हैं. सम कोएंजाइम्स एंड देयर प्रिकर्सर विटामिन्स एंड देयर रोल्स. कोएंजाइम्स के एग्जांपल दे रखे हैं, उनके प्रिकर्सर विटामिन बता रखे हैं, रोल और कैटालाइटिक रिएक्शन में उनका क्या रोल है ये भी बता रखा है. तो बायोसाइटिन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल बायोटिन, इसका विटामिन B7 जो है वो प्रिकर्सर विटामिन है. उसका रोल क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफर कराता है. कोएंजाइम B12 5 एडेनोसिल कोबालमिन, ये विटामिन B12 प्रिकर्सर विटामिन है और ट्रांसफर करता है अल्काइल ग्रुप को. फ्लैविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लैविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड इसका प्रिकर्सर विटामिन है राइबोफ्लेविन, एंड ट्रांसफर कराता है इलेक्ट्रॉन्स को. कोएंजाइम ए पैंटोथेनिक एसिड विटामिन B3, इसका प्रिकर्सर विटामिन है, ट्रांसफर कराता है एसाइल और अल्काइल ग्रुप्स को. निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड नियासिन विटामिन B5 ट्रांसफर हाइड्राइड. pyridoxyl phosphate pyridoxine vitamin B6 transfer amino group. Thymine pyrophosphate thymine B1 transfer aldehydes. Tetrahydrofolate folic acid vitamin B9 transfer 1 carboxylic group. So आप यहाँ पर देख रहे हो अभी तक कितने बी बी कॉम्प्लेक्स वाले विटामिन के नाम पढ़े. B9 पढ़ा एक,
B1 पढ़ा 2, B6 पढ़ा 3, B5 पढ़ा 4, B3 पढ़ा 5, B2 पढ़ा 6, B12 पढ़ा 7। तो 7 करीब हमारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के ग्रुप्स आ गए जो हमारी इंजाइम्स में है। तभी हम कहते हैं, और 8वां है B7। तो 8 हमारे बी कॉम्प्लेक्स के जो विटामिन होते हैं उनका ग्रुप एज अ को फैक्टर वर्क कर रहा है एंजाइम में। इसीलिए बोला जाता है, अगर आपको लग रहा है आपको एनर्जी की कोई कमी है या फिर ऐसा लगता है कि आपके वर्क सही से नहीं होते, इसका मतलब आपकी बॉडी के एंजाइम सही से काम नहीं कर रहे, आपको बी कॉम्प्लेक्स विटामिन लेना जरूरी है। And coenzyme take part in catalysis transiently and are carrier of specific functional groups. Most of the coenzymes are derivative of vitamins. ज्यादातर जो coenzymes होती हैं वो vitamins की derivative होती हैं, जो कि organic nutrients required in small amount. हमारी डाइट में ये vitamins दही के थ्रू, दूध के थ्रू और बटर मिल्क के थ्रू, बटर के थ्रू, इनके थ्रू आते हैं विटामिन। और हम जो क्या लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, फ्रूट्स के थ्रू हमें विटामिन मिलते हैं। कुछ ऐसे इन आयंस हैं जैसे कि आयरन के फेरिक और फेराइड आयंस, कॉपर आयंस, मैग्नीशियम आयंस, ये कौन कौन सी एंजाइम में काम आ रहे हैं वो भी सामने सामने लिखा है कि Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव काम आते हैं कैटलाइज पेरोक्सीडेज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में। कॉपर 2+ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में काम आता है। मैग्नीशियम 2+ डीएनए पॉलीमरेज में काम आता है। Mn2+ आर्जिनेज एंजाइम में काम आता है। के पॉजिटिव पायरुवेट काइनेज में, एमो मोलिब्डेनम नाइट्रोजनेज एंजाइम की एक्टिविटी में, जिंक कार्बोनिक एनहाइड्रेज अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज निकल यूरिएज में काम आता है। व्हेन अ कोएंजाइम और मेटल आयन इज टाइटली बाउंड टू इट कोवलेंटली बॉन्ड, देन अगर वो टाइटली बाउंड है ग्रुप कोएंजाइम का तो उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप भी कहते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स क्लोज एसोसिएशन एंड टाइट बॉन्डिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स को कितनी क्लासेस में बांटा हुआ है? अगर एंजाइम्स बहुत सारी हैं तो उनको ग्रुप तो बनाया ही होगा ताकि हम उन्हें अच्छे से याद रख सके। तो 6 ग्रुप इसके बनाए हैं इन ऑर्डर टू हैव सिस्टमैटिक स्टडी एंड अवॉइड एम्बिग्यूटीज, कंसीडरिंग द फैक्ट दैट न्यू एंजाइम्स मे आल्सो बी प्योर एंड अप्लाइड यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री इंटरनेशनल। सो इन्होंने क्या किया है, आईयूबी ने एंजाइम्स को 6 मेजर क्लासेस में बांटा है। 6 मेजर क्लासेस क्या है? ये कौन सी तरह के रिएक्शन कैटलाइज करती है उनके बेसिस पे इनकी 6 क्लासेस हैं। पहली एंजाइम्स जो कि ऑक्सीडो रिडक्टेजेस होती हैं, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करती हैं। इनका मतलब है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करना। ट्रांसफेरेजेस जो कि ट्रांसफर ऑफ ग्रुप्स करती हैं। हाइड्रोलाइजेस जो हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन करती हैं, ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स टू वाटर। लाइएजेस addition and removal of groups to form double bonds. Isomerases transfer the group within the molecules to yield some isomeric forms. तो आप देख रहे हो आगे इनके रिएक्शन के नाम दे रखे हैं कि जो रिएक्शन को कैटलाइज कर रही है उन्हीं का नाम उसी के नाम पे ही दिया हुआ है। जैसे अगर रिडॉक्स रिएक्शन कर रही है तो ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, अगर ग्रुप का ट्रांसफर कर रही है तो ट्रांसफेरेजेस, अगर हाइड्रोलाइसिस कर रही है तो हाइड्रोलेजेस, अगर लाइज कर रही है तो लाइजेजेस, अगर आइसोमर बना रही है तो आइसोमरेजेस, अगर लाइगेशन कर रही है तो लाइगेजेस। तो नेम से ही इनका क्लास का नाम दिया गया है जो ये रिएक्शन कर रही हैं। आइसो एंजाइम्स क्या होती हैं? नाम से पता चल रहा है, आइसो मीन सेम ग्रुप्स, सेम मीनिंग, मतलब स्ट्रक्चर सेम होगा। मैनी एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन मल्टीपल फॉर्म्स, वन मोर देन वन मॉलिक्यूलर फॉर्म इन द सेम स्पीशीज टिश्यूज और इवन इन द सेम सेल्स। बहुत सारी ऐसी एंजाइम्स हैं जो कि मल्टीपल फॉर्म में मिलती हैं। स्पीशीज में भी अलग अलग हो सकती हैं, हल्की हल्की अलग हो सकती है, पर इनका मेन स्ट्रक्चर सेम रहेगा। ऐसे एंजाइम को आइसो एंजाइम्स कहते हैं। आइसो एंजाइम्स एक ही तरह के केमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करती है डिफरेंट अमीनो एसिड कंपोजिशन के, हेंस पोजेसेस डिफरेंट फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल अ ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम हेक्सोकाइनेज एग्जिस्ट इन 4 isozymes forms in various tissues. Similarly, lactate dehydrogenase LDH involves in anaerobic glucose metabolism has 2 isozymes formed in human and one of its present in heart and other is found in skeletal muscles. तो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज जो एंजाइम है इसके 2 फॉर्म मिलते हैं। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला थोड़ा थोड़ा सेम है, बस अमीनो एसिड्स क्या है हल्के से डिफरेंट है। तो इसीलिए एक फॉर्म इसका हार्ट में मिलता है और एक फॉर्म इसका स्केलेटल मसल्स में मिलता है, और दोनों का काम एक ही होता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज मतलब लैक्टिक एसिड बनाना। Enzyme active site. The catalytic reaction performed by the enzyme occur at a particular site on the enzyme. This site is known as active site and represented only small part of the total size of the enzyme. तो enzyme के एक ऐसी भाग होता है एंजाइम का जिस भाग पर ही
आकर सबस्ट्रेट जुड़ता है और वहीं पर रिएक्शन होते हैं और उस भाग को बोलते हैं एक्टिव साइट। और ये छोटा सा पार्ट होता है पूरे एंजाइम का। एंड द एक्टिव साइट इज क्लियरली डिफाइंड पॉकेट, ये एक पॉकेट की तरह होता है, क्लेफ्ट की तरह होता है एंजाइम मॉलिक्यूल में, जहाँ पे होल और पोर्शन ऑफ सबस्ट्रेट कैन फिट। यहाँ पे कोई ना कोई सबस्ट्रेट आके फिट हो सकता है। एक्टिव साइट हैज 3 dimensional structure since it is consist of portion of polypeptide chain, various non-covalent bonds involved in enzyme substrate binding, electrostatic interactions, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, बहुत सारे बॉन्ड्स ऐसे भी होंगे इस एक्टिव साइट को स्टेबल बनाएंगे, क्योंकि ये 3 dimensional साइट होती है। और वंडरवॉल फोर्सेस, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, ये सब भी इसमें रहते हैं। द एक्टिव साइट ऑफन कंप्राइजेस नॉन पोलर एनवायरनमेंट व्हिच फैसिलिटेट द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट एंड कैटलाइसिस। तो इस एक्टिव साइट पे ज्यादातर कैसे इंटरेक्शन होते हैं, नॉन पोलर इंटरेक्शन ज्यादा होते हैं, ताकि आराम से सबस्ट्रेट फिट हो सके इसके अंदर। ये इस तरह से है कि जैसे कि किसी ताले की पर्टिकुलर चाबी होती है, इसीलिए किसी भी सबस्ट्रेट, चाबी यहाँ पर सबस्ट्रेट की तरह है और एंजाइम यहाँ पर ताले की तरह है। अगर इसमें पर्टिकुलर सबस्ट्रेट फिट होगा तभी उसका प्रोडक्ट बनेगा, वरना नहीं होगा। However, some polar residues may be present. This type of environment is not found in any other region of the और substrate site की होल एक ही जगह होता है लॉक में, हर जगह की होल भी नहीं होता। तो एक्टिव साइट भी किसी एक ही जगह होती है। फिशर लॉक एंड की मॉडल, इसको फिशर ने सबसे पहले समझाया, इसने भी इसको लॉक और की मॉडल के हिसाब से बताया। 1894 में उसने इंट्रोडक्शन दिया लॉक एंड की मॉडल का फॉर द सबस्ट्रेट एंड द एंजाइम इंटरेक्शन वाज प्रपोज्ड बाय एमिल फिशर। According to this model, complementary structural features are present between the enzyme and the substrate, and the active site is pre-shaped to fit the substrates. तो एंजाइम जो थी वो अपनी एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट को बहुत आराम से प्री शेप करके फिट करती थी, एंड सबस्ट्रेट फिट करते थे अपने ही कॉम्प्लीमेंट्री टाइप की साइट में। जैसे यहाँ पे आपको ट्राइंगल का सबस्ट्रेट दिखा रखा है पर्पल रंग का, और फिर आपको एक लाइट ब्लू कलर की एंजाइम दिखा रखी है। उस लाइट ब्लू कलर की एंजाइम में साइट जहां पर सबस्ट्रेट फिट होगा वो भी एक ट्राइंगल की तरह ही है, तो इसीलिए वो ट्राइंगल सबस्ट्रेट उसमें आके फिट हो गया है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया है। कोस्टलैंड इंड्यूस्ड फिट मॉडल, डेनियल कोस्टलैंड 1958 ने एक और मॉडल दिया, इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस को बोलते हैं। सजेस्टेड दैट द स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट में बी कॉम्प्लीमेंटरी टू दैट ऑफ एन एक्टिव साइट इन द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बट नॉट इन फ्री एंजाइम। तो यहाँ पर कोस्टलैंड का मॉडल ये कहता है कि इंटरेक्शन के बाद जो एक्टिव साइट होती है वो अपने आप को थोड़ा सा मॉडिफाई करती है, और चाहे वो दूसरे शेप की ही क्यों ना हो, पर जब उसमें सबस्ट्रेट फिट होता है तो वो अपने आप को इंड्यूस्ड करती है फिट को, और सबस्ट्रेट उसके अंदर जुड़ जाता है, अलाइन कर लेती है कन्फर्मेशंस को। तो फ्लेक्सिबल मॉडल होता है ये, एंड जिसमें अमीनो एसिड रेसिड्यू अदर ग्रुप्स फॉर सबस्ट्रेट बाइंडिंग कैटलाइसिस और बोथ द रिलेशनशिप बिटवीन अ सबस्ट्रेट एंड एक्टिव साइट रिजेंबल हैंड इन हैंड, and component substrate hand remain rigid and the shape of the second component that is active site or glove flexible to become complementary that of the fist। अब यहाँ तक हमने आज इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, एंजाइम क्या होती है, एंजाइम की क्लासेस के बारे में पढ़ा, 6 क्लासेस है एंजाइम की। एंजाइम की एक्टिव साइट के बारे में 2 मॉडल पढ़े, लॉक एंड की मॉडल। एंजाइम के कोफैक्टर्स पढ़े जो कि डायरेक्ट ज्यादातर विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स थे, जिसमें 8 विटामिन बी के टाइप्स एंजाइम्स के कोफैक्टर थे। कुछ मेटल आयंस पढ़े जिनके साथ एंजाइम्स लिंक्ड होती हैं। तो मुझे लगता है आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा, और हम अब इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट जो कि एंजाइम स्पेसिफिसिटी है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड टिल देन आप अपनी बुक से इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ के रखेंगे, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन पुट योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन, and if you like the video then you can also hit the like button and share and subscribe my channel. That is, thank you for watching, thank you for patient listening. I'm ending the video here.